हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान का पाठ 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस पाठ के भाग 1 में हमने पढ़ा था जीवों में पोषण, भाग 2 में हमने पढ़ा था जीवों में श्वसन। अब इस भाग 3 में हम पढ़ेंगे मानव में परिवहन और पौधों में परिवहन। तीनों ही भागों में यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपको कुछ भी कठिनाई हुई पाठ को समझने में, तो आप अपने डाउट्स को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेरे पास लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। सजीवों में परिवहन समझने से पहले देखते हैं किन किन पदार्थों का पौधों और जंतुओं में परिवहन की आवश्यकता है। इसी पाठ के भाग 1 में हमने पढ़ा था कि पोषक तत्वों का पाचन तंत्र से भंडारण अंगों और कोशिकाओं तक परिवहन होता है। पाठ के भाग 2 में हमने देखा था कि श्वसन प्रक्रिया के समय शरीर के बाहर से ऑक्सीजन श्वसन अंगों से ऊतकों तक जाती है और ऊतकों में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाली जाती है, तो शरीर से गैसों का परिवहन होता है। ऑक्सीजन के अभाव में मेटाबोलाइट्स जैसे लैक्टिक अम्ल जिनका मांसपेशियों में उत्सर्जन होता है, ये यकृत से वृक्क तक जाती हैं। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजनी वर्जीय उत्पाद जो ऊतकों में बनते हैं उत्सर्जन अभिक्रिया से, उनका उत्सर्जन अंगों तक परिवहन होता है। उत्सर्जन को हम इस पाठ के भाग 4 में पढ़ेंगे। कुछ रासायनिक यौगिक जिन्हें हार्मोन कहा जाता है और जो शरीर की वृद्धि में काम करते हैं, इनका जंतुओं में खासकर जहां पर ये बनते हैं, इनका कार्य शरीर के दूसरे हिस्से में होता है, तो हार्मोन का परिवहन होता है। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है और ये ऊर्जा का परिवहन होता है जहां पर भी शरीर में कोई प्रक्रिया हो रही है, तो इसका ऊर्जा का परिवहन होगा। हमारे शरीर से तो ऊष्मा शरीर के बाहर भी निकाली जाती है तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए, तो इन सब का परिवहन सजीवों के शरीर में होता है। अलग अलग जीवों में परिवहन की व्यवस्था अलग अलग होती है उनके शरीर की जरूरत के हिसाब से। जीवों में दो तरह का परिसंचरण तंत्र है, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में हृदय से निकलने वाली मुख्य रुधिर वाहिका से रुधिर ऊतकों के बीच रिक्त स्थान के अंदर रहता है, यानी यहाँ पे रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। ऐसा होता है कुछ जीवों जैसे मछलियों और तिलचट्टे आदि में। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिकाओं के भीतर रहता है, वाहिकाओं और केशिकाओं के माध्यम से अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचता है। ऐसा सभी स्तनधारी जीवों और पक्षियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। जीवों में उनके हृदय में भी अंतर होता है उनके शरीर की जरूरत के हिसाब से। जैसे मछलियों में 2 कोष्ठी हृदय होता है, इनके हृदय से रुधिर को क्लोम में पंप किया जाता है जहां यह पानी से ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों और वापस हृदय में भेजता है। इस परिसंचरण को एकल परिसंचरण कहा जाता है क्योंकि हृदय में रुधिर एक ही बार प्रवेश कर रहा है। सरीसृप और कई उभयचरों में हृदय 3 कोष्ठी है। इन जीवों में इनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है, यानी इनके शरीर की ऊर्जा तापमान को सामान्य रखने में व्यय नहीं होती, इसीलिए ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर के कुछ मिश्रण को ये सहन कर लेते हैं। इनके शरीर में रुधिर का दोहरा परिसंचरण है।
दोहरे परिसंचरण को हम आगे अगली स्लाइड में समझेंगे। मानव परिवहन प्रणाली के प्रमुख घटक हैं हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं 3 तरह की होती हैं, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। इस स्लाइड में देखते हैं मानव हृदय की संरचना। हृदय में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थ शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। हृदय एक पेशी अंग है जिसका आकार हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है। हृदय 4 कोष्ठों से बना होता है। ऊपर के कोष्ठों को आलिंद और नीचे के कोष्ठों को नीले कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। आलिंद और नीले दाहिने हिस्से में त्रिकपर्दी नामक वाल्व और बाएं हिस्से में द्विकपर्दी या माइट्रल वाल्व द्वारा अलग होते हैं। चित्र में देखिएगा, त्रिकपर्दी वाल्व, ये ढक्कन जैसी संरचना है, और ये द्विकपर्दी वाल्व बाएं हिस्से में आलिंद और नीले को अलग रखती हैं। आलिंद की तुलना में नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि इन्हें पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है। वाल्व रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं। हृदय का दाहिना हिस्सा बाएं हिस्से से एक विभाजिका जो पेशी है द्वारा अलग होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विभाजिका। विभाजिका ऑक्सीजनित रुधिर को विऑक्सीजनित रुधिर से अलग रखती है। तो हृदय के बाएं हिस्से में होता है ऑक्सीजनित रुधिर जो फुफ्फुसीय शिरा से, दोनों फुफ्फुस से हृदय में आता है, और यहाँ से यह महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। दाएं हिस्से में शरीर के निचले भाग से महाशिरा और शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा विऑक्सीजनित रुधिर हृदय में लाती है, जो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा दोनों फुफ्फुस में पहुंचती है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाला जाता है। हृदय के संरचना को देखने के बाद हमें रुधिर का दोहरा परिसंचरण अपने हृदय में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर में हृदय 2 बार संकुचित और 2 बार शिथिल होता है। जब दायां आलिंद संकुचित होता है तो बायां आलिंद भी संकुचित होता है। जब ये शिथिल होते हैं तो दोनों इकट्ठे शिथिल होते हैं। ऐसे ही दायां नीले जब संकुचित होता है तो बायां नीले भी संकुचित होता है। जब शिथिल होते हैं तो दोनों ही एक साथ शिथिल भी होते हैं। जब हमारा बायां आलिंद शिथिल होता है तो फुफ्फुसीय शिरा से ऑक्सीजनित रुधिर इसमें प्रवेश करता है। उसी समय दायां आलिंद भी शिथिल है तो शरीर के निचले भाग से महाशिरा और ऊपरी भाग से महाशिरा इसमें विऑक्सीजनित रुधिर लेके आते हैं। अब दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में रुधिर है, दोनों संकुचित होंगे, जिससे बाएं आलिंद में द्विकपर्दी वाल्व और दाएं आलिंद का त्रिकपर्दी वाल्व खुल जाएंगे और रुधिर का प्रवाह बाएं नीले और दाएं नीले में होगा। इस समय प्रवाह के बाद ये वाल्व बंद होंगे, जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी जिसे कहा जाता है लब ध्वनि। अब दोनों नीले में रुधिर है, बाएं नीले से ऑक्सीजनित रुधिर महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी हिस्सों में जाएगा। जब महाधमनी का यह वाल्व बंद होता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे डब कहा जाता है। इसी समय दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा दोनों फुफ्फुस में विऑक्सीजनित रुधिर जाएगा।
जहां पे वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगा। तो रुधिर के प्रवाह की दिशा के आधार पर मनुष्य में परिवहन की दो प्रणालियां हैं। फुफ्फुसीय परिसंचरण, जिसमें ऑक्सीजनित रुधिर का प्रवाह हृदय से फेफड़ों में और फिर वापस रुधिर का प्रवाह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हृदय तक होता है। दूसरी प्रणाली है प्रणालीगत परिसंचरण, जिसमें ऑक्सीजनित रुधिर का प्रवाह हृदय से शरीर के अंगों तक होता है और फिर शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर विऑक्सीजनित रुधिर हृदय तक आता है। रुधिर का परिसंचरण मनुष्य में दोहरा है, क्योंकि शरीर में रुधिर हृदय में दो बार प्रवेश करता है, एक बार ऑक्सीजनित रुधिर, दूसरी बार विऑक्सीजनित रुधिर। ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों से हृदय तक जाता है, फिर अंगों और कोशिकाओं में वितरित होता है। विऑक्सीजनित रुधिर शरीर के अंगों से हृदय तक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। तो क्योंकि दो बार रुधिर हृदय में प्रवेश कर रहा है, इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। आपको ये समझना जरूरी है कि हृदय में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं होता है। ये होता है फेफड़े और शरीर की कोशिकाओं में, जहां पे धमनियां और शिराएं छोटी छोटी वाहिकाओं में बट जाती हैं, जिन्हें केशिका कहा जाता है। केशिका एक भित्ति मोटी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये धमनी छोटी छोटी केशिकाओं में बट गई। इनकी भित्ति बहुत ही पतली है, जिनसे ये अपनी भित्ति से ऑक्सीजन को मुक्त कर सकती है कोशिकाओं में। यहां से शिराओं की केशिकाएं अपने में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और ये अपनी वाहिकाओं से शिरा से इस विऑक्सीजनित रुधिर को पहले हृदय में और फिर हृदय से फुफ्फुस में भेज देती है, ताकि शरीर के बाहर इसे भेजा जा सके। हमने देखा रुधिर वाहिकाएं तीन तरह की होती हैं, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं, जो पूरे शरीर में रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती हैं। अब देखते हैं धमनी और शिराओं में क्या अंतर होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं धमनी की भित्ति मोटी है। भित्ति मोटी होने के कारण इसकी आंतरिक गुहा सक्रिय या छोटी है, जबकि शिराएं पतली भित्ति वाली होती हैं। क्योंकि इनकी भित्ति पतली है, इसलिए इनकी आंतरिक गुहा बड़ी है। धमनी शरीर की गहराई में स्थित होती है, जबकि शिराएं शरीर के ऊपरी सतह में स्थित होती हैं। धमनी रुधिर को हृदय से दूर लेकर जाती हैं और शिराएं रुधिर को हृदय तक लेकर आती हैं। धमनी ऑक्सीजनित रुधिर अपने में प्रवाहित करती हैं, जबकि शिराएं विऑक्सीजनित रुधिर अपने में प्रवाहित करती हैं। धमनियों में वाल्व अनुपस्थित है, जबकि शिराओं में वाल्व उपस्थित है। अब समझते हैं कैसे रुधिर का प्रवाह वाहिकाओं में बना रहता है। यह होता है हृदय के संकुचन और शिथिलन के कारण। हृदय के संकुचन और शिथिलन के कारण धमनी की दीवारों पर रुधिर द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। जब हृदय रुधिर को बाहर पंप करता है या जब नीले संकुचित होते हैं, तो धमनियों की दीवारों पर रुधिर का जो दबाव डलता है उसे प्रकुंचन दाब कहा जाता है। धमनियों पर डाला गया यह दबाव अधिकतम होता है। सामान्य वयस्क में इसका मान 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी है। जब नीले शिथिल होते हैं तो धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दबाव अनुशिथिलन दाब कहलाता है।
अनुशीतलन दबाव हृदय के विश्राम के दौरान धमनियों की दीवारों पर होता है, या कहें जब रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। धमनियों पर दबाव इस समय न्यूनतम होता है। सामान्य वयस्क में इसका मान 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। रक्तदाब को उपकरण स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की मदद से नापा जाता है। जब किसी बीमारी के कारण या चोट के कारण रुधिर वाहिका फट जाती है तो रुधिर वाहिका से बाहर निकल जाता है, जिसे रक्तस्राव कहा जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए शरीर में प्रोटीन के नेटवर्क, जिसे थक्का कहा जाता है, होता है, जिससे रक्तस्राव को नियंत्रित किया जाता है। हमने देखा हृदय के संकुचन से रुधिर में एक दाब उत्पन्न होता है, जिससे वह धमनी की शाखाओं या वाहिकाओं में बहता है और वाहिकाओं की शाखाओं केशिकाओं में पहुंचता है। केशिकाओं से यह शरीर के सभी अंगों और सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में पाचक तंत्र से भोजन भी हर कोशिका में पहुंचता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस भोजन का विखंडन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड शिरा की केशिकाओं द्वारा अवशोषित होकर शिरा की वाहिकाओं द्वारा मुख्य शिरा में पहुंचती है। मुख्य शिरा से यह हृदय में होती हुई फुफ्फुस में पहुंचती है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने के लिए। रुधिर वाहिकाओं से प्लाज्मा, प्रोटीन, वसा और आयन का रिसाव इस दाब के कारण अंतरकोशिकीय स्थानों में होता है, जिससे पीले रंग का एक तरल पदार्थ, जिसे लसिका या उत्तक तरल कहा जाता है, का निर्माण होता है। जब रुधिर धमनी के सिरे से शिरा के सिरे तक केशिकाओं के माध्यम से बहता है तो बड़े आकार के प्रोटीन और वसा शिरा की केशिकाओं में पुनः प्रवेश नहीं कर पाती। इसका 1/10वां भाग लसिका केशिकाओं में प्रवेश करता है, क्योंकि लसिका केशिकाएं अधिक पारगम्य होती हैं। इन केशिकाओं से यह लसिका वाहिकाओं में जाता है, जहां से यह लसिका तंत्र में एकत्रित होता है। लसिका तंत्र में यह फिल्टर होता है और उसके बाद टूटे फूटे बैक्टीरिया और अपशिष्ट उत्पादों से युक्त लसिका रक्त प्रवाह में वापस मिलता है, जिसे गुर्दे द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लसिका में लिम्फोसाइट्स होते हैं जो शरीर के बाहरी आक्रमण से लड़ते हैं। ये आंत से पचा अवशोषित वसा को लसिका बाहर निकालता है। लसिका अंतरकोशीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थों को वापस रुधिर में ले जाता है। हम जानते हैं कि रुधिर में 90% पानी होता है, इसलिए पानी में घुलनशील पदार्थ रुधिर के माध्यम से परिवहन करते हैं शरीर से, लेकिन उत्तकों से वसा जैसे पदार्थों का लसिका प्रणाली द्वारा परिवहन होता है हमारे शरीर में।
में जंतुओं के मुकाबले पदार्थों का परिवहन सरल है। इसमें जल और खनिज जड़ों से जाइलम वाहिका द्वारा पौधे के ऊपरी भाग में पहुंचता है। जाइलम जड़ों से पत्तियां केवल एक ही दिशा में एक सतत नलिका बनाती हैं, जिससे पानी ऊपर जाता है। पौधे में अतिरिक्त पानी पत्तियों के रंध्रों से वाष्प उत्सर्जन द्वारा निकल जाता है। जब पानी वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकलेगा तो आसपास की कोशिकाओं में एक नकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है। कोशिकाओं में दबाव के इस अंतर से एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे जल जाइलम के लंबे स्तंभों में ऊपर उठता है। परासरण, मूलदाब और वाष्पो उत्सर्जन मिलकर ऊंचे वृक्षों में भी जल के प्रवाह को बनाए रखते हैं। भोजन पत्तियों में संश्लेषित होने के बाद फ्लोएम नलिकाओं द्वारा 2 दिशाओं में सभी भागों में पहुंचाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पत्ती से भोजन ऊपर की दिशा में भी जा रहा है और नीचे की दिशा में भी आ रहा है। पौधों में भोजन के इस संचलन को स्थानांतरण कहा जाता है। भोजन शर्करा, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल के रूप में ऊर्जा का उपयोग करके फ्लोएम नलिकाओं में प्रवाहित होता है। यहां पर भी कोशिकाओं में दबाव के अंतर के कारण खाद्य सामग्री विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। आशा करती हूँ इस पाठ के भाग 3 को देखकर आपको पौधों और जंतुओं में परिवहन समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए। मेरा वीडियो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।